हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 29/10/1993 को जो एग्रीमेंट हुआ था आईबीए और यूनियंस के बीच में, क्या उसमें पेंशन अपडेशन था? भाई, जब आपका एग्रीमेंट सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है तो उसमें पेंशन अपडेशन था। सीसीएस रूल 1972 में भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ भी नहीं लिखा हुआ था। वो ऑटोमेटिक इनहेरेंट था, उसमें अंतर्निहित था कि उसमें पेंशन अपडेशन है। इसीलिए जब ये समझौता हुआ था 19/10/1993 को, उससे पहले जो लोग रिटायर हो गए थे उनका पेंशन अपडेशन हुआ है 35.1 के हिसाब से। मैंने एक ये कैलकुलेशन ले रखा है, ये भी बताऊंगा और इसका क्या चक्कर है ये भी बताऊंगा। दूसरा मैं ये बता देता हूँ कि मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं, कईयों कमेंट इस प्रकार आते हैं कि साहब सेवाराम जी को बताइए। सर, सेवाराम जी आपकी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का केस नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल इंडिविजुअल केसेज लड़ रहे हैं, और यदि वो जीत भी गए तो आप निश्चित समझ लेना हर व्यक्ति को अलग अलग से केस करना पड़ेगा। वो सब पर नियमित रूप से लागू नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने आपके जो रेगुलेशन है उसको चैलेंज नहीं कर रखा है, पहली बात। दूसरा, ये केस और बॉम्बे में हुआ है एआईबीओ ने, उनकी क्या नीयत है कोई पता नहीं, हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए हो। अब क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, उसमें यदि ये जीत जाते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा, वो सब पर लागू हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। और किसी ने कहा कि साहब ये रोजाना की बकवास। भाई, जो डिस्करेज करना चाहते हैं, जो असल बात सामने आती है तो उनको ये बकवास ही लगेगी। अब ये बकवास तो मैं करता रहूँगा, इस बकवास से मैं बाज आना नहीं हूँ। रही सेवाराम जी की बात, बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मुझे तो आपको ये बतानी थी, असलियत ये है। अब 35/1 का जितना हम चर्चा करते हैं उसको लेके चलते हैं कि पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात बताता है कि 29/11 जो 1993 का जो आपका समझौता था वो सीसीएस रूल्स पर आधारित था तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें पेंशन अपडेशन था, पेंशन रिवीजन था, और इसको और ज़्यादा क्लियर कर दिया था सीसीएस रूल्स 1970 को मॉडिफाई करके 2021 और 2023 में रेगुलेशन 66 डाल करके। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें वो था। अब यदि नहीं था तो भाई आपने 29/10/1993 को जो आपने समझौता किया था उससे पहले वाले लोगों के आपने पेंशन अपडेशन क्यों किए? मैंने केवल एक ही चीज ली है यहां पे और बताता हूं कैसे कैसे किया था इन्होंने। ये है रेगुलेशन 35 और ये फॉर्मूला दे रखा है कुछ अपडेशन का। कब का? 19/10/1993 से पहले का। यदि अपडेशन नहीं था तो उनका भी नहीं होना चाहिए था। उनका हुआ है तो इसका मतलब बाद वालों का होना चाहिए था बेस सेटलमेंट के साथ में। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेस सेटलमेंट हुए थे 1995 का आपका वो हुआ था नोटिफिकेशन आपके रेगुलेशन का। तो इसका मतलब 1997 से 2002 को, 2007 में, 1/11/2012 को, इनमें सब में पेंशन रिवीजन होनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। अब आता हूं वापस में इसमें। द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1977 जो लोग रिटायर हुए थे उनके लिए पेंशन अपडेशन का फॉर्मूला दे रखा है। भाई, ये डेट क्यों दे रखी है? अब क्योंकि आपका जो फर्स्ट बेज रिवीजन था वो 1/1/1986 को हुआ था और मिनिमम 20 साल की पेंशन चाहिए, सर्विस चाहिए पेंशन के लिए, तो 1986 में होती है, यानी 1/1/1986 को होती है। यानी 1/1/1986 को जो व्यक्ति रिटायर हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि 1970 तक, 1986 से ले रहे हैं, 1970 में जो बैंक थे नेशनलाइज हुए थे, उससे पहले सारे प्राइवेट थे। तो जब जिस व्यक्ति ने 1/1/1986 को ज्वाइन किया तो 1920 साल की सर्विस करके मिनिमम वो रिटायर हुआ होगा 1/1/1986। हो सकता है कोई से हो, कोई केस नहीं हो। और 31/10/1927 तक लोग जो रिटायर हुए थे, क्योंकि उसके बाद में 1/11/1997 में 5-5 साल का आपका बेज रिवीजन हो गया था। इनके लिए फॉर्मूला दिया इन्हें। और किसके लिए था? 1/11/1997 को इसकी बेसिक पे क्या होगी, यानी 1986 में जो व्यक्ति रिटायर हुआ था उसकी 1993 में क्या बेसिक पे होगी, उसका ये फॉर्मूला है। भैया, इसको रिवीजन नहीं कहोगे, अपडेशन नहीं हो तो क्या कहोगे? यही है 35.1 में।
और इन पर ही लागू होता है। ये 4-5 कैटेगरी हो रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी 1994 तक सब खत्म हो जाती हैं, उससे आगे नहीं जाती हैं। उससे आगे आपका बेस सेटलमेंट था, बेस सेटलमेंट में आपका मल्टीप्लायर फैक्टर आता, उस फैक्टर से वो करते। और यहाँ ये जो ये किया है इन्होंने, फॉर्मूला जो निकाला है, ये सर्वमान्य होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो 1993 तक जो दस्तखत हुआ था, तो इसके जनरल सेक्रेटरी थे AIBA के चक्रवर्ती साहब। उसके बाद में आगे आपके ये वेंकटाचलम साहब। जो कुछ भी कुकर्म हुआ है ये वेंकटाचलम साहब के टाइम पे हुआ है, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं उसको। ये आराम से इनको जनरल सेक्रेटरी से मिल गई, इन्होंने यही नहीं देखा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ही हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज पर्सन कि वो कुछ भी कर सकता है। इन्हीं की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। लोग सही कहते हैं कि सारा का सारा वेंकटाचलम साहब का किया कराया है। अब देखो इनने क्या किया, पहले तो ए निकाला 50% ऑफ फर्स्ट 1000 ऑफ द एवरेज एमोल्यूमेंट रेकनेबल, यहाँ उन्होंने 50% निकाला। फिर 40 अगले का 500 का फिर 45% निकाला, जो बच गया उसका ये निकाला, सारा जोड़ लिया। सारा जोड़ करके इनका जो DA बनता है 600 पॉइंट तक, उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये तो निकाला DA के लिए। उसके बाद जो उनकी बेसिक पे बनती थी 50% ऑफ द एवरेज मंथली पे, एवरेज मंथली पे ले ली इन्होंने। अब 12 की ली, 10 की ली, कितनी ली वो ले ली। उसके बाद इन्होंने इमोल्यूमेंट्स फॉर द लास्ट 10 मंथ्स इन 10 महीने की एवरेज पे ले ली। डियरनेस रिलीफ एट द इंडेक्स और 600 इंडेक्स तक का इनका DA मर्ज कर दिया। अब बी मतलब आपकी जो ये 50% तो पे ये 10 महीने का एवरेज 50% प्लस सी, यानी सी का आपका है ये जो आपका इनको निकाल करके ये जो काउंट किए थे इस पे जितना DA निकला 600 पॉइंट तक उसको यहां जोड़ दिया। और नंबर ऑफ द क्वालिफाइंग ईयर, 33 साल में पेंशन होती थी और वो आपकी बेसिक पेंशन 1/11/2000 तक अपडेट हो गई। बड़ा स्पष्ट है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ था 29/10/1993 को, उसके अनुसार 1/1/1986 से लेकर के 1/31/1987 के लोगों का ये पेंशन अपडेशन हुआ है। और अनेक्सर 1 केवल और केवल उसी का काम आता है, उसी के लिए 35.1 आता है, उससे आगे 35.1 नहीं जाता। ये जो बार बार कहते हैं 35 से पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, सिर्फ ये बताता है हाँ इसमें अपडेशन हुआ था और किन लोगों का हुआ था, डेट दे रखी है। और भी 4-5 कैटेगरी उनकी दे रखी है। और ये केवल और केवल आपका जो रेगुलेशन लागू होना था उससे पहले इसको अपडेशन करना था, और अपडेशन होकर के ऑटोमेटिक आगे ये बेस सेटलमेंट में इनका अपडेट होता चला जाता। औरों की करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इनहेरेंट था। अब क्योंकि आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ऐसा लगने लगा कि भारत सरकार जो है कल को हो सकता है कल को पेंशन रिवीजन करे ही नहीं, क्योंकि आपके पेंशन अपडेशन में CCS रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। तो इन रूल्स को 2021 में बदला गया और रेगुलेशन 66 लाया गया। वो खोल करके रख दिया गया कि पेंशन अपडेशन जब भी पे कमीशन बैठेगा उसकी रिकमेंडेशन पर पेंशन अपडेशन होगा पेंशनर्स का। उसी प्रकार जो 19 से 21 और 23 में आया था वो भी हमारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि 56 रेगुलेशन में इन्होंने दे रखा है कि जो CCS रूल्स 1972 है उस पर आधारित होगा सारा का सारा। अब सवाल ये उठता है, अब मैं यहाँ आता हूँ लौट करके, जो कुछ होना था हो गया, ज़्यादा अब इसमें मैंने बहुत कुछ आपको स्टडी करके बता दिया है। क्या हमारा पेंशन अपडेशन होगा? आपका पेंशन अपडेशन केवल और केवल कोर्ट पर आधारित है। इतने लंबा चौड़ा मतलब हिसाब किताब डिटेल्स आप कोर्ट में दे पाओगे, कोर्ट को आप कन्विंस कर पाओगे तो आपका कोर्ट से होगा नहीं, कोर्ट भी इसे को रिजेक्ट कर देगा। अब कहाँ से होगा? इसको करने के लिए केवल और केवल IBA और UFU, और ये आपको ऐसे नहीं देंगे जैसे आप सोच रहे हो, अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे कहते हैं कुत्ते को जो रोटी डालते हैं उस प्रकार से रोटी डालेंगे और उसी प्रकार से इसको अपडेट करेंगे। ये पीछे से कभी अपडेट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर डेट लेके करेंगे। वो तो RBI का भी नहीं हुआ है, 2019 से हुआ है, पहले वाला नहीं हुआ है। हो सकता है आपका भी 2019 से हो और हो सकता है नहीं भी हो, जिस प्रकार की इन्हें नीयत अपना रखी है। और 2015 में जब ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आए थे, इसी काम के लिए आए थे कि जो इनहेरेंट था 1972 में पेंशन अपडेशन, वो इनहेरेंट यहाँ इनके रेगुलेशन में भी था। इस इनहेरेंट जो चीज़ थी, अंतर्निहित जो चीज़ थी, उसको खत्म करने के लिए 2015 में रेगुलेशन लेकर के आए। अब मैं आपको इतना क्लियर कर चुका हूँ कि आपका 35.1 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। कब से? 1995 के बाद से।
जब आपका रेगुलेशन लागू हुआ। उससे पहले वालों को इन्होंने किया है 35.1 और उनको एट पार लाने के लिए कि पीछे से सारा करके उसके बाद में रेगुलर हो जाएगा, उसके लिए किया। आपका इन्होंने 1900 कब से 97 से छोड़ दिया है, क्योंकि आपका 1987 के बाद में 5-5 साल का आपका 5वीं वेतन आयोग से 5वीं वेतन सेटलमेंट से आपका 5-5 साल का हुआ है। उस समय जनवरी हुआ करता, उसके बाद में कई प्रकार की चीज़ें, बड़ा उलझा हुआ मैटर है। आप सोच रहे हो कि मेरे वीडियो बनाने से आपको पेंशन अपडेशन हो जाएगा। भाई मैं इसको केस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में करूँगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में करूँगा, मैं किसी वकील के पास जाऊँगा, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं समझा नहीं सकता उसको, क्योंकि मैंने शायद ट्राई भी की होगी, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। उनका एक अलग सोच है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किस हैसियत से जाऊँ। ये केवल और केवल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, चाहे CVPRO हो, चाहे आई पार्क हो, चाहे AIBRF हो, ये सारे मिल करके बैठ करके यदि इस रेगुलेशन को चैलेंज करते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक पेंशन अपडेशन है, तब तो आपका हो पाएगा सारों का। और आप चाहते हो कि सिंगला साहब के केस के लिए आप बैठे हो, तो सिंगला साहब का केस 8 लोगों का इंडिविजुअल केस है, आपसे उसका कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही वहाँ से निकल करके आएगा, आपको अलग अलग केस करने पड़ेंगे, जीतने पड़ेंगे, वो सब पे समान रूप से लागू नहीं होगा। और आ भी गया सुप्रीम कोर्ट से, तो आप समझ लीजिए 10-5 साल तो IBA वैसे ही निकाल देगा, क्योंकि उन्होंने अब हलफनामे इस प्रकार दिया। इनके पास ताकत है, वही इसको कर सकते हैं। अब भाई जैसे भी कराना चाहो आप कराओ, लेकिन आपके इसमें पेंशन अपडेशन है। ये बहुत मामला मतलब रायता फैल चुका है, और ये रायता फैल चुका है, इसको आसान नहीं है, इसमें आसानी से कम करना। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।